हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम न्यू क्लासिकल एज जिनका नाम है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं न्यू क्लासिकल एज के, एंड वी कैन से इन्होंने ही शुरू में आप कह सकते हैं रूल्स पे बेस्ड वर्क्स लिखने शुरू किए। लेकिन इनके बाद जब अलेक्जेंडर पोप आते हैं तब वो हीरोइक कपलेट को परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मतलब हीरोइक कपलेट की बात करें जिसमें कि स्ट्रिक्ट मीटर से स्ट्रिक्ट फॉर्म फॉलो किया गया है। शुरुआत में अगर हम देखें तो जॉन ड्राइडन ने भी कुछ वर्क्स ऐसे लिखे हैं, बट अलेक्जेंडर पोप मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट बोले जाते हैं। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। और जॉन ड्राइडन से क्रिटिसिज्म एंड पोएम, इसके अलावा प्ले, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड जॉन ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो सैमुअल जॉनसन बोलते हैं इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। Which text by Dryden is widely acknowledged as marking the beginning of modern English prose? तो an essay of dramatic poesy इसे बोलते हैं, इस वर्क को बोलते हैं जिसने ड्राइडन को एक्नॉलेज किया एज मार्किंग द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। इस एसे को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्रिटिसिज्म पार्ट में, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं डिटेल के लिए। इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, Which character John Dryden represents himself? ये एलियास गलत वर्ड है। Through which character John Dryden represent himself? Neander is right. Which interlocutor in the essay of dramatic poesy advocate the French drama? आपको ये याद रखना है, फ्रेंच ड्रामा एंड न्यू क्लासिकल रूल्स के लिए किसने एडवोकेट किया है? तो लिसिडस ने। इसने रिप्रेजेंट किया है ट्रेडिशन को, या हम कह सकते हैं एंशियंट को कौन सपोर्ट करते हैं? He who argues in the favor of ancient, तो प्राइड्स सपोर्ट करते हैं। और राइम के यूज को इन्होंने माना किया है, राइम के यूज को ये नहीं सपोर्ट करते हैं। What is the specific सब genre of an essay of dramatic poesy? तो ये फिलोसॉफिकल क्रिटिकल डायलॉग है, सोक्रेटिक डायलॉग माना जाता है। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में प्लेटोनिक बोला था, उसे आप करेक्ट कर लीजिए। सोक्रेटिक डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया, 4 कैरेक्टर्स हैं। Which Roman poets work are discussed by Dryden in discourse concerning the original and progress of satire? तो जुवेनाइल के सटायर को इन्होंने डिस्कस किया है। In the work a discourse concerning the original and progress of satire, तो सटायर आप जानते हैं जुवेनाइल का सटायर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करेंगे। Which metaphysical poet was heavily criticized by Dryden for possessing a mechanical kind of wit instead of true nature? तो जॉन डन के लिए इन्होंने बोला है, इन्हें क्रिटिसाइज किया है for possessing a mechanical kind of wit instead of true nature, और इन्होंने लाइन बोली है, done affects the metaphysics. Which Renaissance playwright did Dryden praise in an essay of dramatic poesy as the most learned and judicious writer which any theatre ever had? बेन जॉनसन को प्रेज किया है। क्राइट्स बेन जॉनसन को प्रेज करते हैं फॉर फॉलोइंग क्लासिकल रूल्स। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन अ डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर, व्हाट इज द ट्रू एंड ऑफ सटायर? सटायर का ट्रू एंड क्या है? द अमेंडमेंट ऑफ वाइसेस बाय करेक्शन। इसके अलावा एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी का ईयर याद रखेंगे, 1668 में आता है। सर रॉबर्ट हॉवर्ड, चार्ल्स सैकविल, सर चार्ल्स सिडले एंड ड्राइडन, ये चारों आते हैं। ड्राइडन आते हैं निएंडर नाम से, चार्ल्स सिडले आते हैं लिसिडस नाम से, चार्ल्स सैकविल आते हैं यूजेनियस नाम से, एंड सर रॉबर्ट हॉवर्ड आते हैं राइट्स नाम से। तो इन चारों के पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जिसमें ड्रामा की डेफिनेशन किसने दी थी? तो लिसिडस ने दी थी, जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। और यूजेनियस इन्होंने मॉडर्न को सपोर्ट किया था ओवर द एंशियंट। इनका कहना था द मॉडर्न हैव प्रॉफिटेड बाय द रूल्स ऑफ द एंशियंट बट मॉडर्न्स हैव एक्सेल्ड देम। प्राइड्स की हम बात करें तो प्राइड्स यहाँ पे एंशियंट के रूल्स को सपोर्ट करते हैं, एंशियंट को सपोर्ट करते हैं, और उनका कहना है कि एंशियंट एज वाज द बेस्ट एज ऑफ पोएट्री and the moderns are still imitating the ancient form and subjects relying on Aristotle and Horace. इनका कहना था कि यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो करना चाहिए, जबकि मॉडर्न प्लेराइट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते तीनों यूनिटीज को। एंड इन्होंने बेन जॉनसन को बोला है द बेस्ट इन इंग्लिश ड्रामा फॉर फॉलोइंग द एंशियंट इन ऑल थिंग्स। इन्होंने राइम को अटैक किया है और इनका कहना है कि राइम शुड नॉट बी अलाउड इन सीरियस प्लेस, राइम इज अननेचुरल इन प्लेस। लिसिडस की बात करें तो लिसिडस फ्रेंच ड्रामा को फॉलो करते हैं और इनका कहना है कि फ्रेंच ड्रामा बहुत
बहुत अच्छा है क्योंकि ये यूनिटीज को फॉलो करता है। इसके अलावा फ्रेंच आर सुपीरियर टू इंग्लिश फॉर मेनी रीजंस, दे फॉलो ऑल थ्री यूनिटीज। एंड इनका कहना है कि नो ड्रामा इन द वर्ल्ड इज एज एब्सर्ड एज द इंग्लिश ट्रेजी कॉमेडी। तो ये ट्रेजी कॉमेडी को कंडेम करते हैं और इनका कहना है कि जो फ्रेंच ट्रेजेडीज है उसके प्लॉट्स वेल नोन स्टोरीज पे बेस्ड है विद रेफरेंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द एंशियंट एंड दे आर ट्रांसफॉर्म फॉर ड्रामेटिक पर्पस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सुपीरियर है इवन टू द एंशियंट्स एंड दे बोथ डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट एट द सेम टाइम। इनका कहना है कि इंग्लिश प्लेराइट जैसे कि शेक्सपियर ये मॉडिफाई नहीं करते, ना ही एंशियंट की स्टोरीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इनका कहना है कि इंग्लिश प्ले में डेथ वायलेंस बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, जबकि अगर हम बात करें फ्रेंच की तो फ्रेंच में कोई भी वायलेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां भी केवल एक कोई मैसेंजर आएगा और वो बताएगा वायलेंस के बारे में, बाकी ऑन स्टेज कुछ भी चीजें नहीं होती हैं। एंड इंग्लिश प्ले राइट हम देखते हैं कि कोई भी प्ले एक ही सिंगल कैरेक्टर के अराउंड घूमता है और बाकी कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इनका कहना है कि जो फ्रेंच नरेशन है वो काफी अच्छे से नरेशन करता है और उसका जो प्लॉट है वो वेल मैनेज्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलेगोरिकल पॉलिटिकल पोएम बिगिंस विद द लाइन इन फायर्स टाइम और प्री-स्ट्राफ डिड बिगिन। एब्सलम एंड एक्टोफिल एक पॉलिटिकल पोएम है, आपको इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं अभी कुछ और भी पॉइंट्स आपको बताती चलूंगी। इन एब्सलम एंड एक्टोफिल हु डज द बिब्लिकल कैरेक्टर किंग डेविड रिप्रेजेंट। तो किंग डेविड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किंग चार्ल्स सेकंड को। किंग चार्ल्स सेकंड को, ये आपको याद रखना है। ईयर भी आपको याद रखना है, ईयर इज 1682। ईयर इज 1682 और ये एक पॉलिटिकल वर्क है। 1681 में भी लिखा गया है, 1682 दोनों में आता है, तो आप ईयर याद रखेंगे 81 82। किंग डेविड रिप्रेजेंट करते हैं किंग चार्ल्स सेकंड को। एक्टोफिल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो फर्स्ट अर्ल ऑफ शैफ्सबरी, इंपॉर्टेंट है। Which poet is famously criticized by Dryden as true प्रोटेस्टेंट पोएट? तो इन्होंने एल्केनस सेटल को क्रिटिसाइज किया है। ये क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं मिला है देखने को। What was Dryden's religious stance when he wrote the allegorical poem Religious Lycy? तो इनका रिलीजियस स्टैंस क्या था जब इन्होंने ये वर्क लिखा? एलेगोरिकल वर्क है, एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो जब अगर हम बात करें रिलीजियस लाइसी की तो एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में ये लिखते हैं। ओके, इस वर्क का सबटाइटल भी आप याद रखिए, अ लेमैन्स फेथ। इसका सबटाइटल है अ लेमैन्स फेथ और इस वर्क को उन्होंने लिखा है टू सपोर्ट द एंग्लिकन चर्च अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय डीस्ट कैथोलिक्स एंड डिसेंटिंग ओपिनियंस। यहाँ पे वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं एज द वन ट्रू चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो 82 में लिखा गया है, 1682 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच रिलीजियस पोजीशन डज ड्राइडन डिपेंड इन हिज एलेगोरिकल फेबल द हिंद एंड द पैंथर। तो हिंद एंड द पैंथर, इसमें ये कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे ये किसे डिफेंड कर रहे हैं? तो रोमन कैथोलिसिज्म। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन के साथ साथ आपको वर्क को भी कोरिलेट करना है। इस वर्क को हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्राइडन कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसलिए ये रोमन कैथोलिसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। किंग जेम्स सेकेंड आते हैं, किंग जेम्स सेकेंड आते हैं और उसके साथ ही ड्राइडन भी कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजरी देखने को मिलेगी जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च को इन्होंने एज अ मिल्क वाइट हिंद बोला है, इमॉर्टल एंड अनचेंज। चर्च ऑफ इंग्लैंड को बोलते हैं पैंथर। यहाँ पे चर्च ऑफ इंग्लैंड को पैंथर बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। पैंथर कौन है और हिंद कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च। ओके, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की तो ये इन्हें बोलते हैं एज अ बियर, प्रेस्बाइटेरियंस को बोलते हैं एज अ वुल्फ। तो ये कुछ आपको याद रखनी है। What is the central allegorical symbol representing the Roman Catholic Church in Hind and the Panther? The milk white hen. क्या याद रखना है आपको? The milk white hen. ओके, हीरोइक कपलेट में है और 3 पार्ट्स है, ये भी आपको याद रखना है। इस पोएम में टोटल 3 पार्ट्स हैं एंड
क्वेकर्स को ये हेयर बोलते हैं, सोसिनियंस को फॉक्स बोलते हैं, फ्री थिंकर्स को एब बोलते हैं, एनाबैप्टिस्ट को एज अ बोर बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में ये सारी आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगी, अलग अलग रिलीजियस जो भी चर्च है या जो रिलीजियस फेथ है उन्हें कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये याद रखना है। सेकेंड पार्ट में कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स दिखाए गए हैं ऑफ चर्च अथॉरिटीज। थर्ड पार्ट आर्ग्यू करता है कि क्राउन, एंग्लिकन और कैथोलिक चर्च इन सबको एक यूनाइटेड फॉर्म बना लेना चाहिए अगेंस्ट द नॉन कन्फर्मिस्ट चर्चेज एंड द विक्स। ओके, तो ये वर्क आता है 1687 में। इसका पब्लिकेशन ये ध्यान रखना है 1687। Which writer is targeted as the monarch of realm of dullness in Dryden's mock heroic satire Max Lecnoy? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। थॉमस शैडविल को इन्होंने बोला है मोनार्क ऑफ द रियम ऑफ डलनेस। ओके, एप्सिलॉन एक्टोपिल की हम बात करते हैं 1681 में पहला पार्ट आता है, 1682 में सेकेंड पार्ट आता है। मैक फ्लेक्नोई आपको याद रखना है, इसका फुल टाइटल है मैक फ्लेक्नोई सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट, टीएस। ये एक मॉक हेरोइक पोएम है, हमने देखा मॉक हेरोइक सटायर पोएम है, और इसकी शुरुआत होती है एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क्स मस्ट ओबे। इसको हालांकि लिखा गया था 1678 में, इसकी रिटन डेट है 1678, लेकिन इसे 1682 तक पब्लिश नहीं किया गया। अब ये पब्लिश होता है 1682, रिटन डेट है 1678, दोनों याद रखना है आपको। तो ये वर्क क्यों लिखा गया था? थॉमस शैडविल एंड ड्राइडन के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से ये आउटकम आता है, और इसमें हम कई सारे क्वेरल देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ड्राइडन यहाँ पे सैडविल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इन्हें बोलते हैं एयर टू बेन जॉनसन। सैडविल को क्या बोलते हैं? एयर टू बेन जॉनसन। सैडविल एक विग थे जबकि ड्राइडन स्टुअर्ट मोनार्की को सपोर्ट करते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच आर्गुमेंट्स का एक मेन कारण था। ओके, और ड्राइडन बेन जॉनसन को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, इसलिए भी कहीं ना कहीं इनके बीच आर्गुमेंट्स होते हैं। तो और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायरेक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम इज हेल्ड एज द फर्स्ट ग्रेट ओरिजिनल मॉक हेरोइक पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लोग अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन ड्राइडन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। Which poem is hailed as the first great original mock heroic poem in the English language? तो मैक फ्लेक्नोई ही फर्स्ट ग्रेट ओरिजिनल हम कह सकते हैं मॉक हेरोइक पोएम मानी जाती है। ओके, मैक फ्लेक्नोई का मैंने पब्लिकेशन ईयर बताया 1682, हालांकि इसको लिखा गया था 1678 में। In Mac Flicknoy, who is the fictional predecessor ruler of the kingdom of dullness, passing on his throne. So Richard Flicknoy जो थे वो predecessor थे, ruler थे, later on इन्होंने शैडविल को अपना सक्सेसर बनाया, ऐसा ऐसा जॉन ड्राइडन इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे आपको जॉन ड्राइडन की कॉमेडी ऑफ विट एंड रिपार्टी देखने को मिलती है, और ऐसा भी शैडविल को बोला है दैट ही वाज द चीफ डिसाइपल ऑफ जॉनसन फॉर ह्यूमरस कॉमेडी। तो अब हम कुछ और वर्क देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इनका एस्ट्रा रिडक्स वर्क याद रखना है। एनएस मिराबिलिस, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, टायरेनिक लव, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, एब्सोल्यूट एक्टोफिल, द हिंद एंड द पैंथर। द हिंद एंड द पैंथर की एक लाइन है, चॉसर फॉलोड नेचर एवरीवेयर बट वाज नेवर सो बोल्ड टू गो बियॉन्ड हर। एक वर्क और है, फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न। ओके, फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न। ड्राइडन के बारे में सैमुअल जॉनसन ने लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स में लाइन बोली है, ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। और सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी बोला है। बात करते हैं प्लेज से और ड्रामेटिक वर्क से। व्हाट इज द ड्राइडन्स मोस्ट फेमस हेरोइक ट्रेजेडी कंसीडर अ न्यू क्लासिकल एडाप्टेशन ऑफ शेक्सपियर प्ले? तो ऑल फॉर लव, ये एडाप्टेशन है शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा का। किस वर्क का एडाप्टेशन है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा का। विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज ऑल फॉर लव मॉडल आफ्टर? अभी मैंने आपको बताया एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। पब्लिकेशन ईयर भी आपको याद रखना है इसका। ऑल फॉर लव, इसका पब्लिकेशन ईयर है 1678।
1678। इनके कुछ और भी वर्क है, मैं आपको बता दे रही हूँ नाम। द वाइल्ड गैलेंट जो कि एक कॉमेडी है, द इंडियन एम्परर एक ट्रेजेडी है, द टेम्पेस्ट और द एन्चेंटेड आइलैंड ये कॉमेडी है और एडाप्टेशन है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का। इसको इन्होंने विलियम डे एवेनेंट के साथ लिखा है। सीक्रेट लव और द मैडन क्वीन ये ट्रेजिडी कॉमेडी है। टायरेनिक लव ये एक ट्रेजेडी है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा इसका सबटाइटल भी पूछा जाता है एलमेंजर एंड एल्माहाइड, एलमेंजर एंड एल्माहाइड। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा 1670 में लिखा है इन्होंने। इसके अलावा इनका एक और वर्क है द इंडियन क्वीन, द मिस्टेकन हस्बैंड एक कॉमेडी लिखी गई, मिस्टेकन हस्बैंड, ऑल फॉर लव मैंने आपको बताया। औरंगजेब 1675 में आता है। एडिपस, एडिपस एक हीरोइक ड्रामा है जो कि एडाप्टेशन है। नेथेनियल ली के साथ इन्होंने लिखा है सोफोक्लीज का एडिपस जो वर्क है उसका। ठीक है, तो ये कुछ ड्रामेटिक वर्क थे जो इंपॉर्टेंट थे। इन व्हाट ड्रामेटिक मीटर इज ड्राइडेंस ऑल फॉर लव रिटन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, बहुत लोग हीरोइक कपलेट लगा देते हैं, तो हीरोइक कपलेट में नहीं है, ब्लैंक वर्ड्स में है। ओके, Which Mughal emperor is the central figure in Dryden's highly successful heroic play औरंगजेब, तो औरंगजेब में central figure थे औरंगजेब। Dryden play The Conquest of Grenada is divided into how many parts, तो Conquest of Grenada इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में। तो अगर हम बात करें इसकी पब्लिकेशन ईयर की, तो इसे पब्लिश किया है 1672 में, और इसमें इन्होंने हीरोइक ड्रामा की डेफिनेशन को डिफाइन किया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ही डिफाइन हीरोइक ड्रामा। इसको 2 पार्ट में लिखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इस प्लॉट इसकी अगर हम प्लॉट की बात करें, जिसमें स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा की बात होती है 1492 में, एंड द फॉल ऑफ मोहम्मद 12 ऑफ ग्रेनेडा who was the last Islamic ruler on the Iberian Peninsula. Who was John Dryden's official title? What was John Dryden's official title at the English court ported him to him in 1668? तो पोएट लॉरेट ये बनते हैं 1668 में, ये आपको याद रखना है। ऑल फॉर लव का आपको सबटाइटल भी याद रखना है, ऑल फॉर लव या द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ऑल फॉर लव या द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। 1668 इनके लिए काफी अच्छा वर्क था, अच्छा ईयर था 1668, क्योंकि इस ईयर में ये पोएट लॉरेट बनते हैं। इसके अलावा इनका एक वर्क आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ओके, कुछ और हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। हियर इज गॉड्स प्लेंटी, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये लाइन किसके लिए बोली गई है? तो ड्राइडन के लिए बोली, ड्राइडन ने बोली है जॉफरी चौसर के लिए, जॉफरी चौसर के लिए। ये लाइंस कहाँ आती हैं? तो इन्होंने एक वर्क लिखा था प्रीफेस टू द फेबल्स, प्रीफेस टू द फेबल्स 1700 में। ओके, जिसमें ये कैंटरबरी टेल्स को रेफर कर रहे हैं एंड चौसर के बारे में बोल रहे हैं हियर इज गॉड्स प्लेंटी, बिकॉज चौसर ने बहुत सारे कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल किया है इस वर्क में, दैट्स व्हाई। Dryden famously translated the works of which classical Roman epic poet? तो वर्जिल का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, वर्जिल का। इसके अलावा इन्होंने और भी ट्रांसलेशन किए हैं प्रीफेस टू फेबल्स में, जिसमें होमर का किया है, क्योंकि यहाँ पे रोमन की बात हो रही है इसलिए हम वर्जिल की बात कर रहे हैं। होमर, वर्जिल, ओविड एंड बोकाशियो, चौसर की भी वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे इन्होंने होमर एंड वर्जिल को कंपेयर किया है और ओविड एंड चौसर को बोला है। चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी बोलते हैं। यहाँ पे चौसर को क्या बोलते हैं? द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसको आप नोट कर सकते हैं, किसने बोला है चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? सैमुअल जॉनसन का क्रिटिसिज्म आपको याद रखना है रिगार्डिंग चौसर, एंड ड्राइडन का क्रिटिसिज्म आपको सैमुअल जॉनसन का याद रखना है रिगार्डिंग ड्राइडन, एंड ड्राइडन का क्रिटिसिज्म याद रखना है रिगार्डिंग जॉफरी चौसर। एंड ड्राइडन को प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का फर्स्ट एक्सपोनेंट माना जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ड्राइडन्स वेल नोन ओड रिटन इन ऑनर ऑफ सेंट सिसिलियास डेज? तो सेंट सिसिलियास डेज के ऑनर में इन्होंने अलेक्जेंडर्स फीस्ट या द पावर ऑफ म्यूजिक लिखा था। क्या लिखा था? अलेक्जेंडर्स फीस्ट या द पावर ऑफ म्यूजिक। ये आपको नाम याद रखना है इस वर्क का। ड्राइडन के बहुत सारे वर्क हैं, तो सारे याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट आप नाम पढ़े रहेंगे तो आपको चीजें
टिक करने में आसानी होगी जब आप आंसर लिखेंगे। और क्योंकि ये क्विक रिवीजन की क्लास है तो हम बहुत ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं कर सकते हैं। Which poetic form became the hallmark of neoclassical age and was brought to perfection by Dryden? तो द heroic couplet, जिसके लिए सैमुअल जॉनसन बोलते हैं he found it brick and left it marble. ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ड्राइडन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है इन्हें, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, due to his influential critical essays. He belongs to which age? तो restoration age से belong करते हैं। ये important question है। He belong to restoration age. इसे एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। विच इवेंट्स मार्क द बिगनिंग ऑफ रेस्टोरेशन एज? तो रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड ये मार्क करता है रेस्टोरेशन एज की शुरुआत। ड्राइडन मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल बुक क्या है? तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। वर्क इज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ये वर्क आप याद रखेंगे। और जब चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन होता है तब ये अपना वर्क लिखते हैं एस्ट्रिया रेडक्स। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है कि विच वर्क मार्क द बिगनिंग ऑफ रेस्टोरेशन एज। तो जब भी कोई रूरल आता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क लिखते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और एनएस मिराबिलिस एक वर्क है जिसमें इन्होंने 1666 में जो भी घटनाएं हुई हैं उसका जिक्र किया है एनएस मिराबिलिस में, जिसमें कि नेवल वॉर, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, इन सबको इन्होंने मेंशन किया है। ओके, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, तो इसकी आपको डिटेल्स याद रखनी है। ये 1668 में पब्लिश हुआ है वर्क, ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने डिटेल्स बताई हैं। पब्लिश्ड इन द ईयर 1668। इसमें ड्राइडन क्या डिस्कस करते हैं इस वर्क में? तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं ड्रामा एंड ड्रामेटिक प्रिंसिपल। क्या डिस्कस करते हैं? ड्रामा एंड ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स। विच कैरेक्टर इज ड्राइडन हिमसेल्फ? कौन सा कैरेक्टर ड्राइडन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो निएंडर। Who represent the ancient? Ancient को कौन represent कर रहा है? तो क्राइट्स। कौन represent कर रहा है ancient को? क्राइट्स। ड्राइडन डिफेंडेड, ड्राइडन ने क्या डिफेंड किया है? किसे डिफेंड किया है? तो इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट फ्रेंच ड्रामा। ये आपको याद रखना है। फ्रेंच ड्रामा को कौन सपोर्ट कर रहा है बताएं आप? तो लेसिडस। ड्राइडन फेमस हीरोइक प्ले, इनका फेमस हीरोइक प्ले कौन सा है? तो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। अभी हमने बात की द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ये इनका फेमस हीरोइक प्ले है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइक ड्रामा इज जनरली रिटन इन। हीरोइक ड्रामा जनरली किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट्स में आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। Which tragedy by Dryden is based on Shakespeare's Antony and Cleopatra? तो All for Love, The Word Well Lost 1678। इसको लिखा गया था किस फॉर्म में? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। ज्यादातर लोग इसे हीरोइक कपलेट में लिख देते हैं, ये गलत है। ड्राइडन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट ये बनते हैं इस ईयर में 1668 में। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट कहे जाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट। इसके पहले बेन जॉनसन थे बट वो अनऑफिशियल पोएट लॉरेट थे। विच पोएम सेलिब्रेट द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड? अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया ही, एस्ट्रिया रेडक्स। एस्ट्रिया रेडक्स ये लिखा गया था व्हेन चार्ल्स सेकंड असेंडेड द थ्रोन इन 1660। ओके, एनएस मिराबिलिस। एनएस मिराबिलिस ये वर्क अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएस मिराबिलिस इसको बोला जाता है द ईयर ऑफ वंडर्स। इस वर्क को का सबटाइटल है द ईयर ऑफ वंडर्स। ठीक है, तो इसका पब्लिकेशन ईयर आपको याद रखना है 1667। 1667। यहाँ पे द ईयर ऑफ वंडर्स का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा साल था, बल्कि यहाँ पे ट्रेजिक कुछ इंसिडेंट बताई गई हैं। यहाँ पे ट्रेजिक इंसिडेंट बताई गई हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेट प्लेग आता है। क्या आता है? ग्रेट प्लेग। इसके अलावा जो ग्रेट फायर आती है, ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 की, वो आपको ध्यान रखना है। ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड ग्रेट प्लेग, ये दोनों ही इसमें मेंशन है, तो ये आपको ये याद रखना है। इसके अलावा सैमुअल पेपीज की डायरी भी बहुत फेमस है इसके लिए, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। ओके, इसको लगभग 1216 लाइंस में 12 से 16 लाइंस में लिखा गया है। 304 इसमें क्वार्टरिन है। एबी राइम स्कीम है इसकी।
तो इसका सबटाइटल आप याद रखेंगे, एनस मिराबिलिस डील्स विद, किसको डील करता है, तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड डच वॉर, यहाँ पे डच वॉर को भी डिस्कस किया गया है। ड्राइडन्स ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल सटायर इनका कौन सा है, तो मैक लेक्नोई। सटायर आप याद रखेंगे, पॉलिटिकल अगर आपको वर्ड मिल रहा है यहाँ पे सटायर फॉर्म में, तो सटायर कौन सा है, मैक लेक्नोई। अगर पॉलिटिकल एलेग्री आपको देखने को मिलेगा तो फिर आप करेंगे एप्सिलॉन एंड एक्टोफिल, हालांकि उसे भी पॉलिटिकल सटायर बोला जा सकता है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। ओके, और यहाँ पे डायरेक्ट अटैक है स्टैडवेल पे, ये भी आप नोट करेंगे, विच वर्क हैज अ डायरेक्ट अटैक ऑन थॉमस स्टैडवेल, इन्हें किंग ऑफ डलनेस बोला गया है। ओके, मैक फ्लेक्नोई हु इज क्राउन्ड एज द किंग ऑफ डलनेस, इन मैक फ्लेक्नोई किसे बोला गया है किंग ऑफ डलनेस, तो यहाँ पे शैडवेल, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है। एप्सिलॉन एंड एक्टोफिल इसे किस वर्ग के रूप में हम जानते हैं, तो ये भी एक पॉलिटिकल सटायर है, पॉलिटिकल एलेगरी के फॉर्म में लिखा गया है, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मैच करने को पूछे जा सकते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो नाहम टेट ने लिखा ऐसा माना जाता है, जिसमें अटैक्स हैं टॉमस शैडविल पे एंड एल्कनेस सेटल पे, जिसे ऑग ऑग के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, ऑग एंड डॉग दैट। और ड्राइडन ने खुद लिखा है कि ये पोएम एक एलेग्री है, जिसमें एब्सलम का रिबेलियन दिखाया गया है अगेंस्ट किंग डेविड, और इसमें पॉपिश प्लॉट की भी आपको थीम देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि विच वर्क बाय ड्राइडन हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपिश प्लॉट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और द एक्सक्लूजन क्राइसिस, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, द एक्सक्लूजन क्राइसिस। एंड इसके अलावा द मनमथ रिबेलियन, तीन आपको यहाँ पे घटना देखने को मिलेगी, द मनमथ रिबेलियन। ओके, द मनमथ रिबेलियन, तीनों आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनता है कि कौन सी घटना इसमें नहीं है। तो पॉपिश प्लॉट 1678 में होता है, द एक्सक्लूजन क्राइसिस ये 1679 से 81 के बीच होती है, द मनमथ रिबेलियन 1685 के बीच में दिखाया गया है। ईयर आप थोड़ा सा मत ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट आप इन घटनाओं को ध्यान रखिएगा। एक्टोफिल ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अर्ल ऑफ शैफ्टबरी को, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक्टोफिल किसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्ल ऑफ शैफ्टबरी को। एब्सलम किसे रेफर करते हैं, तो ड्यूक ऑफ मनमथ, ड्यूक ऑफ मनमथ। डेविड किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेविड रिप्रेजेंट करते हैं चार्ल्स सेकंड को। इनकी रिलीजियस पोएम जो कि डिफेंड करती है एंग्लिकनिज्म को, अभी हमने क्वेश्चन ये देखा था, तो रिलीजियो लाइसी या लेमन्स लेमन्स फेथ, हाँ लेमैन्स फेथ, जो भी हमने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हीं को एमसीक्यू के फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। एस्ट्रिया रिडक्स हमने देखा था 1660 में लिखा गया था, और रिलीजियो लाइस लिखा गया 1682 में, ठीक है। द हिन एंड द पैंथर ये आता है 1687 में, इसका सबटाइटल है अ पोएम इन 3 पार्ट्स। Which poem reflect Dryden's conversion to Catholicism? तो Dryden's conversion to Catholicism ये हमें दिखता है The Hind and the Panther में। Very important question. The Hind and the Panther, it talks about Dryden's conversion to Catholicism. और इसमें इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को एज अ हिंद, व्हाइट हिंद दिखाया है, और चर्च ऑफ इंग्लैंड को एज अ पैंथर। ड्राइडन ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ, तो इन्होंने किसके वर्क ट्रांसलेट किए हैं, होमर एंड वर्जिल के, होमर एंड वर्जिल। ओके, इनका एक वर्क है द वर्क्स ऑफ वर्जिल। होमर होरस के भी वर्क इन्होंने ट्रांसलेट किए, होरस, ओविड, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनके बाद पोएट लॉरेट कौन बनता है, तो इनके बाद पोएट लॉरेट बनते हैं थॉमस शैडवेल, ये भी आप याद रखेंगे। विच क्लासिकल पोएट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ड्राइडन, तो यदि हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो वर्जिल, ओविड सभी का इन्फ्लुएंस पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो वर्जिल का इन्फ्लुएंस पड़ा है। इनका एक वर्क भी है द वर्क्स ऑफ वर्जिल, इन्होंने एक वर्क लिखा है, ट्रांसलेटेड हम कह सकते हैं, ट्रांसलेटेड वर्क है ये, द वर्क्स ऑफ वर्जिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइडेंस एज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है इस एज को? तो एज ऑफ रेस्टोरेशन एज बोल सकते हैं या अगस्टन एज बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? अगस्टन एज या रेस्टोरेशन एज भी बोला जाता है। इसके हर एज के कई सारे नाम है, तो आपको एज के नाम याद रखने होंगे। ड्राइडन की डेथ किस ईयर में होती है? तो इनकी डेथ होती है 1700 में, ठीक है, 1700। और इसी के साथ ये एज भी खत्म हो जाती है। ड्राइडन वॉज बेरीड इन, तो इनको कहाँ बरी किया जाता? तो जो भी पोएट्स होते थे इन्हें वेस्ट मिनिस्टर एबी में बरी किया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1631 से 1700 आपको टाइमलाइन याद रखनी है। रेस्टोरेशन एज एरा है। द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इन्हें जाना जाता है। इनका मेजर वर्क है क्रिटिकल वर्क द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं निएंडर। बेस्ट पॉलिटिकल सटायर है इनका एब्सलम एंड एकेटोफिल। मॉक हीरोइक सटायर है मैक फ्लेक्नॉय। रिलीजियस पोएम की बात करें तो दो पोएम है, रिलीजियो लाइसी एंड द हिंद एंड द पैंथर, दोनों की हमने बात करी है। ऑल फॉर लव ये इनका एक ट्रेजेडी है, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी के रूप में इसे जाना जाता है। और इसको अगर हम बात करें, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। और इसमें हम इमिटेशन देखते हैं शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की। हीरोइक ड्रामा इनका है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। इसमें इन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी को डिफाइन किया है। ही वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन द ईयर 1668। कुछ आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है, तो एस्टियर रेडक्स 1660, एनएस मेराब्लिस 1667, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा 1670 टू 71। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा आपको नाम याद रखना है। रिटन है 1670 टू 71 और पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो पब्लिकेशन है 1672। ऑल फॉर लव ये पब्लिश्ड है 1677 में। रिटन डेट है, रिटन डेट इज 1677, पब्लिकेशन डेट इज 1678। इसे भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एब्सलन एंड एकेटोफिल 1681, ईयर इज इंपॉर्टेंट। मैक फ्लेक्नॉय 1682, रिलीजियो लाइसी इसका ईयर 1682 है, ओके। दोनों का ईयर 1682 है। मैक फ्लेक्नॉय की बात करें तो 1678 रिटन डेट है, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया था। इसका पूरा टाइटल आपको याद रखना है, मैक फ्लेक्नॉय अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट। डायरेक्ट अटैक है शैडवेल पे। द हिंद एंड द पैंथर ये कैथोलिसिज्म जब अपना लेते हैं, कैथोलिक बन जाते हैं, तब की ये वर्क है। तो ये 1687, द हिंद एंड द पैंथर, पोएम इन 3 पार्ट्स। एलेग्री के फॉर्म में लिखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। एलेग्री है और हीरोइक कपलेट भी। I was actually thinking to make a class on Dryden and Alexander Pope both, बट लेटर ऑन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स है, तो अलग अलग ही टॉपिक बनाना इनका सही होगा, अलग अलग लेक्चर बनाना, ओके। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। विच वर्क इज कंसीडर एज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म? तो नो डाउट एनएसए ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। Which work is written in dialogue form among the Eugenius, Crites, Lycidas and Neander? तो an essay of dramatic poesy, an essay of dramatic poesy. Which dramatic play is an adaptation of Shakespeare's Antony and Cleopatra? No doubt, All for Love. Which work of Dryden is regarded as his finest tragedy? तो finest tragedy इनकी मानी जाती है All for Love। The theme of All for Love क्या है? थीम तो एंटनी एंड क्लियोपैट्रास लव, या लव वर्सेस हम ड्यूटी भी कह सकते हैं। इसकी थीम क्या है? लव वर्सेस ड्यूटी, जो कि रेस्टोरेशन ट्रेजेडी की थीम है। विच वर्क इज फेमस मॉक हीरोइक सटायर? मॉक हीरोइक सटायर हमें देखने को मिला था मैक फ्लेक्नॉय। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन मैक फ्लेक्नॉय हु सक्सीड फ्लेक्नॉय एज द किंग ऑफ डलनेस? तो मैक फ्लेक्नॉय मतलब कि रॉबर्ट फ्लेक्नॉय की यहाँ पे बात हो रही है। ये इनको कौन सक्सीड करता है एज द किंग ऑफ डलनेस? तो थॉमस शैडवेल। Which work satirizes Thomas Shadwell? तो मैक फ्लेक्नॉय, नो डाउट। इन सभी वर्क्स के बारे में हमने बात की। एस्टर रिडक्स, द हिंद एंड द पैंथर एंड अलेक्जेंडर्स फीस्ट, ओके। एस्ट्रिया का मतलब होता है जस्टिस, ओके। 1660 में ये वर्क लिखा गया था, मैंने आपको बताया था। व्हेन किंग चार्ल्स सेकंड रिस्टोर द थ्रोन, इंग्लिश थ्रोन। और ये टाइटल एस्ट्रिया रेफर कर रहा है रोमन या ग्रीक गॉडेस जस्टिस की, जिनका रिटर्न सिग्निफाई करता है द रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ऑर्डर्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सिविल वॉर, ओके। तो
कौन सा वर्क इनका ग्रेट पॉलिटिकल सटायर है? पॉलिटिकल सटायर, नो डाउट, एप्सिलॉन एंड एकेटोफिल। ये सारे वर्क के नेम आपको याद रखने हैं और जो स्मॉल डिटेल्स है वो भी याद रखनी है। एप्सिलॉन एंड एकेटोफिल ये बेस्ड है किस थीम पे बेस्ड है? कौन सा नैरेटिव है? तो बिब्लिकल नैरेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वर्क एलेगोरिकली रिप्रेजेंट द एक्सक्लूजन क्राइसिस? अभी मैंने आपको बात की एक्सक्लूजन क्राइसिस, उसके अलावा पॉपिश प्लॉट, और एक और मैंने आपको इंसिडेंट बताई द मनमथ रिबेलियन। तीनों को आपको ध्यान रखना है। तो एक्सक्लूजन क्राइसिस ये आपको देखने को मिलेगा एप्सिलॉन एंड एकेटोफिल। एप्सिलॉन एंड एकेटोफिल। ये क्वेश्चन रिपीट है। डेविड 4 सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। विच पोएम सेलिब्रेट द रेस्टोरेशन ऑफ 4 सेकंड? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एस्ट्रिया रेडेक्स। विच वर्क कॉमेमोरेट्स द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड द डच वॉर? अब बताइए आप इसमें से क्या आंसर होगा? कौन सा वर्क जो है ग्रेट फायर ऑफ लंदन डच वॉर को रिप्रेजेंट दिखाता है? तो एनएस मिरापलेस। ये मैंने आपको बताया था, ईयर ऑफ वंडर्स। इसका एनएस मिरापलेस का मतलब क्या है? ईयर ऑफ वंडर्स या वंडरफुल ईयर। विच वर्क डिफेंड द चर्च ऑफ इंग्लैंड? चर्च ऑफ इंग्लैंड को कौन सा वर्क डिफेंड कर रहा है? तो रिलीजियो लाइसी। विच वर्क रिफ्लेक्ट ड्राइडेंस लेटर रोमन कैथोलिक बिलीफ? कौन सा वर्क है जो रोमन कैथोलिक बिलीफ को दिखा रहा है? तो हिंद एंड पैंथर। अब आपने इतनी बार क्वेश्चन पढ़ लिया तो अब आपसे गलती नहीं होगी। हिंद क्या सिम्बलाइज करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंद क्या सिम्बलाइज करता है? तो कैथोलिक चर्च को, रोमन कैथोलिक चर्च को। पैंथर एंग्लिकन चर्च को सिम्बलाइज करता है। पैंथर किसे सिम्बलाइज करता है? तो चर्च ऑफ इंग्लैंड या एंग्लिकन चर्च को। Which work is Dryden's famous ode on music? Famous ode on music कौन सी है? Alexander's Feast. The subtitle of Alexander's Feast क्या है? Ode the power of music. इसका क्या है सबटाइटल? The power of music. Masterpiece of heroic drama कौन सा वर्क है जो masterpiece of heroic drama माना जाता है? तो Conquest of Grenada. ये आपको याद रखना है, masterpiece माना जाता है The Conquest of Grenada. Which book contains the heroes Almanzor and Almahide? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है तो इसका भी आंसर होगा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। सबटाइटल है ये और इसमें काफी गलतियां भी हुई हैं काफी लोगों की। Which play marks Dryden's departure from heroic drama? तो All for Love is a play which marks Dryden's departure from heroic drama. Which work combines both comic and serious plot? The marriage et la mort ये कॉमिक एंड सीरियस प्लॉट दोनों को कंबाइन करता है। हालांकि ये क्वेश्चन दिखा नहीं एग्जाम में। लास्ट हीरोइक प्ले इनका कौन सा माना जाता है? लास्ट हीरोइक प्ले तो माना जाता है इनका औरंगजेब। वेयर इज द वर्ड? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का अगर आपको ईयर याद रखना है तो आप लिख सकते हैं 1675। इनके प्ले को मैं एक बार और बोल देती हूँ आपसे। इनका पहला अगर हम देखें तो द वाइल्ड गैलेंट कॉमेडी लिखी गई 1663 में। द राइवल लेडीज आता है 1664 में। द इंडियन एम्परर 1665 में या 1667 में आता है, ट्रेजेडी है। द टेम्पेस्ट जो कि एडाप्टेशन है इनका। सीक्रेट लव और द मैडन क्वीन ये एक ट्रेजी कॉमेडी मानी जाती है। ओके, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा 1670 में आता है। टायरेनिक लव 1669 में आता है। मैरिज एला मोड ये मैंने आपको बताया था 1672 में आता है। कॉमिक एंड सीरियस प्लॉट है इसमें। द मिस्टेकन हस्बैंड ये एक कॉमेडी है। द इंडियन क्वीन ये भी वर्क का नाम याद रखना है। ऑल फॉर लव, औरंगजेब, ये सब आप वर्क याद रखेंगे। डॉन सेबेस्टियन भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, डॉन सेबेस्टियन भी आप देख सकते हैं। Which work written in honor of Saint Cecilia? सेंट सिसिलिया के ऑनर में इन्होंने क्या लिखा था? A song for Saint Cecilia's Day. A song for Saint Cecilia's Day. ओके, ड्राइडन के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखना है दैट हु एस्टैब्लिश्ड द हीरोइक कपलेट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री बाय राइटिंग सक्सेसफुल सटायर्स, रिलीजियस वर्क, फेबल्स, एपिग्राम्स। तो जॉन ड्राइडन ने एस्टैब्लिश किया था हीरोइक कपलेट को एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए। Which work begins with the famous line all human things are subject to decay? इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये कहाँ से ली गई हैं? all human things are subject to decay, तो ये लिया गया है मैक लेक्नोई से। किससे? मैक लेक्नोई से। Which work present a comparison between ancient and modern drama? तो ancient and modern drama के बीच आपको कहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा या एक कंपैरिजन कहाँ देखने को मिलेगा? तो एनएससी ऑफ ड्रामेटिक पोएट्री में, जिसमें एंशियंट को सपोर्ट कर रहे हैं क्राइट्स और मॉडर्न को सपोर्ट कर रहे हैं
Eugenius. Which dramatic work is most frequently cited as the first systematic work of English criticism? तो NSA of dramatic poesy. ओके सो ये कुछ MCQs थे, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। इनका एक वर्क है द राइवल लेडीज द इंडियन क्वीन, ये वर्क आपको याद रखने हैं। और द वाइल्ड गैलेंट की अगर हम बात करें तो ये कॉमेडी मानी जाती है। एंड 1662 में इन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो मेंबर सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ही बिकेम फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। ये भी आप पॉइंट याद रखिए, कई बार बायोग्राफी से क्वेश्चन बन जाते हैं। और जब 1649 में ये वेस्टमिनिस्टर में थे तो इन्होंने अपनी पहली वर्स लिखी थी, एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक क्रिटिसिज्म आपको याद रखना है, सर वॉल्टर स्कॉट ने इन्हें बोला है ग्लोरियस जॉन। वॉल्टर स्कॉट ने इन्हें क्या बोला है? ग्लोरियस जॉन। जॉन ड्राइडन है ना इनका पूरा नाम, तो जॉन किसने बोला है इनको? वॉल्टर स्कॉट ने। ये आप याद रखेंगे। और 1658 में जब लॉर्ड प्रोटेक्टर क्रॉमवेल की डेथ होती तो इन्होंने एक पोएम लिखा था, हीरोइक स्टैंजास, जो कि एक ट्रिब्यूटरी पोएम मानी जाती है ओलिवर क्रॉमवेल के ऊपर। एसटीआर रेडक्स लिखते हैं 1660 में जब चार्ल्स सेकंड आते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी वर्क्स लिखे। 1662 में इन्हें फेलो इलेक्ट किया जाता है ऑफ रॉयल सोसाइटी। 1663 में इनका वर्क आता है अ वाइल्ड गैलेंट। 1664 में इन्होंने द राइवल लेडीज द इंडियन क्वीन लिखा था। 1665 में ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन के कारण बहुत सारे जो थिएटर है वो बंद हो गए थे। और फिर इन्होंने एक हीरोइक ड्रामा लिखा द इंडियन एम्परर 1665 में। इन्होंने एनएस मिराबिलिस लिखा है 1667 में, आपको ईयर याद रखना है। और पोएट लॉरेट बन जाते हैं 1668 में। 1668 में इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क आता है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ये वर्क आप याद रखेंगे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा 1670 में आता है। टायरेनिक लव, ये वर्क भी इंपॉर्टेंट है जो हीरोइक ड्रामा को ही एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट इज 1676 में इनका औरंगजेब आता है, औरंगजेब, जो कि इंपॉर्टेंट हीरोइक प्ले है। और इनका मैग्नम ओपस आता है 1678 में, ऑल फॉर लव। ये आप याद रखेंगे। 1688 में इनका एब्सलम एंड एक्टोफिल, एक पॉलिटिकल सटायर जो है वो वर्क आता है। 1682 में रिलीजियो लाइसी आता है। लेट मी चेक द ईयर। 1687 में इनका वर्क आता है द हिन एंड द पैंथर, जो सेलिब्रेट करता है इनका कन्वर्जन टू रोमन कैथोलिसिज्म। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके कुछ वर्क्स हैं जो आप नाम ध्यान रखें। एक बार मैं जितने भी वर्क्स हैं इनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और क्लास के बाद ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हम मैच मेकिंग देखते हैं, जो कि क्वेश्चन बनता है। ऑल फॉर लव एडाप्टेशन है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से। मैक फ्लिकनो, ये सटायर है शैडवेल पे। एब्सलम एक्टोफिल, इट इज अ पॉलिटिकल सटायर। एस्ट्रिया रेडक्स, इट टॉक्स अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। एनएस मिराबिलिस, ग्रेट फायर ऑफ लंदन की थीम है इसमें। रिलीजियो लाइसी, एंग्लिकन फेथ की बात करता है। द हिंद एंड द पैंथर इज अ वर्क अबाउट हिज कैथोलिक फेथ। अलेक्जेंडर्स फीस्ट, इट टॉक्स अबाउट in this work Dryden talks about power of music. The conquest of Grenada, इस वर्क को हम जानते हैं हीरोइक ड्रामा के नाम से। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। पॉइंट्स और भी हैं बट अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर अलेक्जेंडर पोप। थैंक यू सो मच, टेक केयर।